Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 8th subject science over new chapter. Today we are taking for in this video chapter number 5th. Name of this chapter is कोल एंड पेट्रोलियम। बच्चों ये जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। हम लोगों को बहुत सारी नॉलेज भी जानने को मिलेगी, हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और उन नेचुरल सोर्सेज को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर स्टार्ट चैप्टर। देखो बच्चों ये जो चैप्टर है, चैप्टर का टाइटल देखिए कोल एंड पेट्रोलियम। स्पेशली हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में 50% आप लोगों का पोर्शन जो है वो कोल से रिलेटेड है, वहीं दूसरी ओर 50% जो चैप्टर है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड है। तो हम लोगों को दोनों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बिगनिंग करते हैं कोल से। कोल का मैं डिटेल बताऊँ उससे पहले हम लोग एक जनरल नॉलेज पर आता है, ध्यान से सुनना उसको अच्छे से। कोल जो है ध्यान से सुनना कि कोल, चाहे पेट्रोलियम बात करूँ, चाहे मैं कोल की बात करूँ, चाहे मैं एयर की बात करूँ, चाहे मैं वाटर की बात करूँ, या मैं मिनरल की बात करूँ, या मैं सॉइल की बात करूँ, ये सारे जो भी मैंने आप लोगों को ये ऑब्जेक्ट्स के नाम बताए या जो भी मैंने ये सब्सटेंसेस के नाम बताए, ये सारे के सारे नेचर से अवेलेबल होते हैं। यानी कि नेचर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देकर जाती है, अभी भी दे रही है और आगे आने वाले टाइम में भी देती रहेगी अगर हम उसको एक्सप्लॉइट ना करें या उसको लॉस ना करें। तो ध्यान से सुनना इसको। तो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, उनमें से एक चीज़ हम लोगों को कोल भी दी है। अब ये कोल को कोयला बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में? इसको कोयला। आप लोग ध्यान में रखना, इसको कोयला बोला जाता है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। वो काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो हिंदी के भरोसे रहते हैं कि कोल हम लोगों को समझ नहीं आता। कोल का मतलब बताइए। तो कोल का मतलब होता है कोयला। अब ध्यान से सुनना है इसको बच्चों। तो कोल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता है। सबसे पहले जो है कोल इज एन द नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कोल जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है एंड एलोट्रोप फॉर्म है कार्बन का। यानी कि कोल आया कहाँ से? कोल आता है आप लोगों के कार्बन से। अब मैं आप लोगों को कार्बन के बारे में भी बता देता हूँ। कार्बन एक्चुअली एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल है, इसके ऊपर मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये नॉन मेटल होता है, यानी कि ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या लग जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आया, इस वजह से इसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एक प्रकार का क्या होता है? नॉन मेटल। क्या होता है बेटा? नॉन मेटल। यानी कि वही सारी चीज़ें बताएगा ये, है ना, सिवाय एक दो एक्सेप्शन के, बाकी सारी चीज़ें बताएगा। अब यहाँ पर मैंने बोला है कि ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब ये हो गया, नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब ये हो गया कि उनकी ज्योमेट्री और उनका शेप ये दोनों ही फिक्स नहीं होते। ना तो उनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, ना उनका शेप फिक्स होता है। उसको बोला जाता है नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन किसको बोला जाएगा? जिसकी ज्योमेट्री भी फिक्स हो और शेप भी फिक्स हो, एक ही टाइप का हो। तो ये एलोट्रोप का मतलब क्या हो गया? आप यहाँ पर एलोट्रोप का मतलब ये हो गया, कार्बन जो है ना वो वर्सेटाइल होता है नेचर के अंदर। वो एक फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो दो फॉर्म में पाया जाता है। तो ये इसको क्या कहा जाता है? एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। कोल जो होगा वो कार्बन का नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होगा। वहीं पर आप लोग पढ़ोगे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरेन हो गया। आप सेकेंडरी क्लास में जाओगे तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का, यानी वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन उसके रूप अलग अलग है, इसलिए इसको एलोट्रोप बोल दिया जाता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, कोल इज वाइडली यूज एज फ्यूल। कोल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कोयले का हम यूज क्यों करते हैं? कोयला जो है, ध्यान से सुनना बच्चों, एक एनर्जी का सोर्स है। वो गुड सोर्स ऑफ फ्यूल में माना जाता है। यानी कि एक आइडल फ्यूल तो नहीं कह सकते। आइडल फ्यूल इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोल जो है वो कार्बन से बना हुआ है, और कार्बन आपको पता है कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, कार्बन अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो ये बर्न हो जाती है, और बर्न होकर क्या निकालना शुरू कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो नेचर के लिए हार्मफुल है, तो इसको गुड फ्यूल तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें भी ऐसे मतलब फ्यूल की टेंडेंसी रहती है, अपन को सोर्स की टेंडेंसी रहती है। तो कोल का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ इसको यूज़ करती है। आप लोगों को पता हो तो मैं आप लोगों को एक नॉलेज की बात और बता देता हूँ। जो सबसे पहले स्टीम इंजन बनाया गया था जेम्स वॉट के द्वारा, वो जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन बनाया था वो कोल के बेस पर ही बनाया था। उसने कोयले को जला जला के उसका इंजन बनाया था, और वो सबसे पहले स्टीम इंजन जो बना था वो कोयले से बनाया था जेम्स वॉट ने, ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है कि इसका यूज कहाँ हो रहा है, एज ए फ्यूल के तौर पर यूज हो रहा है। सिर्फ फ्यूल ही नहीं, और भी इसके बहुत सारे पर्पज है। अभी के लिए फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया। इट इज द मेजर फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज स्पेशली इन द थर्मल पावर प्लांट। अब ये थर्मल पावर प्लांट क्या हो गए, देखो बच्चों, जहां से अपन लोगों को एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं उनको पावर प्लांट्स कहा जाता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट। तो ये सब क्या हो गए, जो नेचुरल सोर्सेज है, जो नेचर से अवेलेबल हो रहे हैं, उसका उपयोग जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए कर रहे हैं। कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, जैसे विंड मिल का मैं बताऊं तो विंड एयर है, तो एयर से यानी कि विंड एनर्जी से अपन लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म हो रही है। थर्मल से यानी हम लोग हीट करेंगे और हीट से हम लोगों को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। या तो हीट किसको किया जाएगा, कोयले को अपन लोग हीट करेंगे, थर्मल का मतलब होता है उसको टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। तो कोयले को हीट करने पर, थर्मल का मतलब होता है हीट करने पर एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो एक ऐसा सेटअप बना दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोला जाता है पावर प्लांट, ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जहाँ से अपन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। आज प्रेजेंट टाइम में जो अपन लोग जो मेन सप्लाई जो आ रही है ना, वो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, ध्यान रखना है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि कोल का अमाउंट अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो हम लोग इसलिए सोलर पावर प्लांट पे जा रहे हैं, है ना। देखा होगा घरों के ऊपर या कई जगहों पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में भी देखा होगा, ऊपर सोलर प्लेटें लगा दी जाती है। वो क्या कर रही है, सनलाइट की एनर्जी यानी कि सन एनर्जी को वो क्या कर रही है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। एक्चुअली मेन थीम पावर प्लांट का यही होता है। चलो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। About 35 to 40% of the total energy is needed being fulfilled by the coal। जो हमारी दैनिक जरूरतें होती है उसका जो 35 से 40% जो भाग है एनर्जी का, वो हमारा कौन प्रोवाइड करती है, वो हमारे लोग फिल कर देती है कोल। यानी कि कोल के द्वारा हम लोगों की दैनिक जरूरतों के अंदर 30 से 45% की जो एनर्जी चाहिए वो हम लोगों को डायरेक्टली कोल से मिल जाती है। तो आधा से ज़्यादा काम तो कोल ने कर दिया, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोल इज द नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ देखो बच्चों, दो वर्ड आए हुए हैं, एक तो नेचुरल है और एक रिसोर्सेज है। पहले नेचुरल को पकड़ते हैं। नेचुरल का मतलब क्या हो गया, नेचुरल का मतलब ये हो गया जो नेचर प्रोवाइड कर रही हो। ये एक्चुअली कोल जो है वो ह्यूमन बीइंग द्वारा या आर्टिफिशियल या सिंथेटिकली कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है ये केमिकल, लेकिन ये केमिकल भी नेचर प्रोवाइड कर रही है ना। और रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, देखो इसमें भी दो वर्ड है, री और सोर्सेज। एक ऐसा सोर्स है जिसका इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग बार बार कर रहा है तो वो बन जाता है रिसोर्स, और ये ऐसा सोर्स कौन दे रहा है, नेचर दे रहा है। क्लियर हो गया ये भी। तो कोल इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल्सो इट इज नोन एज नॉन रीन्यूएबल। अब देखो बच्चों यहाँ पर दो वर्ड आए हुए हैं। नॉन का मतलब होता है नहीं, दोबारा नहीं बनाए जा सकते, नॉन यानी कि नॉट, ठीक है। और री का मतलब होता है अगेन। री का मतलब क्या होता है, अगेन, जो दोबारा अगेन। न्यू नहीं बनाए जा सकते, न्यू का मतलब होता है नए, ठीक है ना, जो दोबारा नए नहीं बनाए जा सकते। यानी कि एक बार जब इसने नेचर ने इसको बना दिया, एक बार इसको फॉर्म कर दिया। मैं आप लोगों को जो मेरा अगला टॉपिक आएगा उसमें मैं आप लोगों को ये कंप्लीट होने के बाद में जैसे आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोल की भी एक जर्नी रही है। कोल जो बना था ना उसके पीछे एक स्टोरी थी। तो कोल जो बन चुका है, अब नेचर ने जितना बना दिया, अर्थ के पास में जितना अवेलेबल है कोल उतना ही है, ठीक है ना। तो दोबारा वो कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, कंस्ट्रक्ट करने लगेंगे बहुत लंबा टाइम लगेगा, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना। कोल का फॉर्मेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको मेंशन कर दो। फॉर्मेशन ऑफ कोल इज वेरी स्लो प्रोसेस, यानी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होती है, स्लो प्रोसेस है। कई बार तो 10 साल भी लग सकता है, कई बार 20 साल भी लग सकता है, कई बार 40 साल भी लग सकता है, कई बार उससे भी ज़्यादा साल लग सकता है। तो कहने का मतलब है इंस्टेंटली इसको नहीं बनाया जा सकता। जिसको इंस्टेंटली नहीं बनाया जा सकता यानी उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, नॉन रीन्यूएबल हो गया। यानी कि ये लिमिटेड अमाउंट में, ऐसे सोर्सेज हमेशा कैसे होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में। तो पेट्रोलियम भी लिमिटेड ही होगा, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए, पहले इनको डिस्कस कर देते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। देखो, कोल इज ऑल्सो नोन एज द फॉसिल फ्यूल। अब देखो आप कंफ्यूज मत होना, कोल को एज ए फ्यूल के तौर पर फॉसिल फ्यूल बोलना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके पीछे रीजन बताता हूँ क्या है। कोल को फॉसिल फ्यूल इसलिए बोलते बच्चों क्योंकि कोल क्या था, एक्चुअली जो बड़े बड़े प्लांट जो थे, बड़े बड़े प्लांट और ये ट्री जो थे वो क्या हो गए अंडर द अर्थ, मतलब वो अंदर की तरफ चले गए थे, अर्थ के नीचे की तरफ चले गए थे। इसके पीछे एक जर्नी रही है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा वो स्टोरी। तो
जितने भी अभी के लिए फिलहाल आप समझो कि जितने भी बड़े बड़े ट्री थे, यूज ट्री थे, वो सारे के सारे इन्वर्टेड हो गए और इन्वर्टेड होने के बाद में अंडर द अर्थ चले गए। जैसे ही वो अंडर द अर्थ गए, वहाँ इंटरनल हीटिंग की वजह से वो डिफॉर्म्ड हो गए, उसमें चेंज आ गया, और वो चेंज आ गया तो वो उसने क्या बना दिया, ये प्लांट के जितने भी प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, वो डिफॉर्म्ड हो गए, कलर चेंज कर दिया, सब्सटेंस नया बना दिया, नया सब्सटेंस बन गया, कोल बन गया, यानी कि कोयला बना दिया। तो कोयला एक्चुअली प्लांट की बॉडी से बना हुआ, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फॉसिल्स, यानी किसी जीवाश्म है, जीवों के अश्म है, और ये जीव कौन से थे, लिविंग, यानी कि प्लांट एक लिविंग है, तो यहाँ से बना है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, फॉसिल फ्यूल बोल दिया जाता है। तो पेट्रोल भी फॉसिल फ्यूल ही होगा, लेकिन पेट्रोल अपन लोगों को प्लांट से नहीं, पेट्रोल हम लोगों को जो अर्थ पर प्रेजेंट एनिमल्स थे वो इन्वर्टेड हो गए थे, जैसे फिश वगैरह हो गया, जेली फिश वगैरह हो गया, ये सब। विच इज द हार्ड, सॉलिड एंड ब्लैक इन कलर। जनरली इनका कलर कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कोयला पकड़ लीजिए, इसका कलर हार्ड होता है, सॉरी कलर तो ब्लैक होता है, हार्ड होता है फिजिकल स्टेट के अंदर, सॉलिड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है बर्निंग ऑफ कोल। अगर मैं मान लो कोल को जलाना चाहूँ तो देखो ये रिएक्शन फॉर्म होगी। कोल के अंदर क्या था, कोल एक्चुअली किसका फॉर्म है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कार्बन का, तो कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, क्या प्रोड्यूस कर देगा, CO2। अब मुझे चीज बताओ कि कोल का बर्निंग हो रहा है, क्या ये एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में जाएगी और एनवायरमेंट को क्या करना शुरू कर देगी, पॉल्यूट करना शुरू कर देगी। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है बेटा टाइप्स ऑफ कोल। टाइप्स ऑफ कोल अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि यहाँ मैं आप लोगों को ये जो नीचे लिखे हुए हैं एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, एक्चुअली ये कोल के टाइप्स है। इन कोल के टाइप्स को मैंने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि किसमें कितना परसेंट कार्बन है। तो देखो एंथ्रासाइट में 90 to 95% कार्बन है, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट हो गया ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कार्बन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें धुआं बहुत कम निकलता है, स्मोक बहुत कम निकलता है, तो ये बेस्ट माना जाता है। लेकिन बेस्ट होने के साथ में ये कॉस्टली भी है, महंगा भी है ना। नेक्स्ट आ जाता है लिग्नाइट। ये लिग्नाइट जो है जनरली आप लोगों को बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जाओगे तो गिराल जो है, गिराल एक प्लेस है, ये लिग्नाइट जो है एक्चुअली ये थर्मल पावर प्लांट के लिए यूज लिया जाता है, यानी कि इस टाइप के कोल का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम में लिया जाएगा। यहाँ कोल को लेकर आएंगे, कंटेनर में डालेंगे, उसको हीट करेंगे और हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लिग्नाइट बाड़मेर गिराल के अंदर इसका एक बहुत बड़ा सेटअप बना हुआ है, थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है, जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। तो लिग्नाइट आपको पता चल गया। इसके बाद में इसका नंबर लगेगा, कितना परसेंट हो गया कार्बन का वो भी देख लेते हैं, 80 to 90%, यानी इसके बाद में इसका नंबर लगेगा। तो सबसे बेस्ट और अच्छा कौन सा हो गया, एंथ्रासाइट। फिर आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होगा बच्चों ध्यान से सुनना, बिटुमिनस का इस्तेमाल जो है वो रोड सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। रोड सरफेस आप लोगों ने देखा होगा, डामर वगैरह की जो रोड बनती है ब्लैक कलर की, उसमें बिटुमिनस यूज लिया जाता है, यानी वही कोयला जो है उसको कोल तार में कन्वर्ट करके डामर वगैरह में यूज में करके रोड सरफेस बनाया जाएगा। जनरली पहले क्या होता था, मैं जब छोटा था ना तो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होता था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूलों में इस तरह का आपका बढ़िया सा सेटअप नहीं होता था, स्मार्ट बोर्ड नहीं होते थे, इस तरह का ग्रीन बोर्ड नहीं होता था, वुडन बोर्ड नहीं होता था, ग्लास बोर्ड नहीं होता था। हम लोगों को सीमेंट के ऊपर ब्लैक कलर की पोती डाल के वो उस से पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पर भी इसको ब्लैक कलर का ये बिटुमिनस कोल का वो कलर डाला जाता था इनग्रेडिएंट के तौर पे। तो 70 to 80% इसमें होता है, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कम होता जा रहा है कार्बन का। सबसे घटिया क्वालिटी का जो होता है ना वो ये पीट होता है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल है गाँवों में, इसका भी इस्तेमाल करते हैं चूल्हे वगैरह के अंदर। आप लोग कभी तंदूरी वगैरह खाने गए होंगे या आप लोगों ने नान वगैरह खाई होगी, तो वहाँ पर जो अंदर जो भट्टी में डाला जाता है ना, तो तंदूरी को सेका जाता है या तंदूरी उपसाई जाती है, तो उसके अंदर भी कोयला जो डाला जाता है, तो वो तवा रोटी, जिसको तवा रोटी के नीचे जो कोयला डाला जाता है वो पीट होता है, सबसे बैड क्वालिटी। एक बार इसको जल्दी से आप लोग नोट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने जैसा आपको कहा था मैं आप लोगों को कोल के पीछे की, कोल का फॉर्मेशन कैसा उसके पीछे की एक स्टोरी बताऊंगा। तो देखो स्टोरी ऑफ कोल पढ़ते हैं अपन लोग। क्या हुआ था एक्चुअली रियल में, सिनेरियो क्या हुआ था, अबाउट 300 बिलियन ईयर्स एगो, आज से करीबन 300 बिलियन ईयर्स एगो के पहले की बात है। ये जो अपनी जो अर्थ जो थी, ये अर्थ, अब इस अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीजें थी, अर्थ के ऊपर प्लांट्स भी थे वगैरह भी थे, ठीक है ना, एनिमल्स भी थे। तो ये जो प्लांट्स वगैरह जो थे, ध्यान से सुनना,
अर्थ खुद पूरी रोटेट हो गई, रोटेट बोले तो उल्टी हो गई, मतलब बोले तो इन्वर्ट हो गई। अर्थ इन्वर्टेड ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, कोई एक नेचुरल एक्ट हुआ होगा, एक्ट ऑफ गॉड हुआ होगा, है ना, काफी बार बोला जाता है नेचर जो करती है उसको एक्ट ऑफ गॉड बोल देते हैं। तो कुछ ऐसा नेचुरल प्रोसेस हुआ होगा। अब अर्थ खुद से तो पूरी इन्वर्ट होगी नहीं, ऐसे बड़ी और ऐसे होगी नहीं, कुछ ना कुछ नेचुरली ऐसी चीज हैपन हुई होगी, नेचुरल डिजास्टर आया होगा या नेचुरल कैलामिटी हुई होगी जिसकी वजह से वो अर्थ पूरी इन्वर्ट हो गई, हुआ, ऐसा भी हुआ। तो 300 बिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ पूरी क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई। तो जितने भी डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत ही घने बने, बहुत बड़े बड़े जितने भी फॉरेस्ट जो थे या नेचुरल वेजिटेशन जो थी, प्लांट और प्लांट से रिलेटेड जितने भी सब्सटेंसेस थे, वो डायरेक्ट कहाँ चले गए, गॉट बरीड अंडर द अर्थ, वो भी अर्थ के अंदर बरीड हो गए। अर्थ इन्वर्ट हुई तो वो भी चले गए नीचे की तरफ, पूरी अर्थ इन्वर्ट हो गई ना। तो आखिरकार हुआ क्या, धीरे धीरे ड्यू टू द हाई प्रेशर, क्योंकि अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा था, टेम्परेचर भी ज़्यादा था, तो प्रेशर और टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से ये धीरे धीरे नेचुरल वेजिटेशन जो प्लांट वगैरह जो थे वो डेड होते गए, और डेड होने के बाद में डिफॉर्म्ड होते गए, कलर चेंज कर दिया, हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू द कोल, और ये किस में कन्वर्ट हो गए, कोल। अब देखो अगेन देखो, मैंने बच्चों आपको बताया था इससे पहले कि कोल को एज ए फॉसिल फ्यूल बोला जाता है, बोला था ना मैंने आप लोगों को। अब वो पता चला फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते थे, क्यों, क्योंकि ये कहीं से लिविंग बॉडी से आ रहे हैं। ये लिविंग बॉडी कौन सी है, प्लांट। तो पेट्रोल के केस में पेट्रोल को भी आप लोग क्या बोलोगे, फॉसिल फ्यूल बोलोगे। तो ये क्या हो गए, एज ए फॉसिल फ्यूल। कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई इसको फॉसिल फ्यूल क्यों बोला, क्यों, क्योंकि ये लिविंग बीइंग की डेड होने की वजह से फॉर्म्ड हुए हुए, और ये कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में। अब देखो होता क्या था, जो कोल जो बन रहा है ना, दिस स्लो रेट प्रोसेस ऑफ द कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन, जितने भी डेड प्लांट्स जो थे वो डेड तो हो गए, आपको पता है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो डेड तो हो ही जाएंगे, मर तो जाएंगे वो। तो जैसे वो डेड हो गए, अब वो धीरे धीरे डिफॉर्म्ड होकर कोल में कन्वर्ट हो गए। तो कोल में कन्वर्ट होने के लिए ये प्रोसेस क्या कहलाता था, नेचुरली प्रोसेस है, और बहुत ही स्लो रेट पर होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कई कई बुकों में इसको जेड की जगह एस भी लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वांदा नहीं है, ठीक है ना। इसको अच्छे से कर देना एक बार जल्दी से, ठीक है। तो आज बच्चों हम लोगों ने कोल के बारे में पढ़ा है। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को और फर्दर डिटेल बताऊंगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, और कोल को एक्चुअली कोल का पर्पस क्या है, कोल के यूज क्या है, और कोल को लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों बोला जाता है। उसके बाद हम लोग पेट्रोलियम के बारे में भी पढ़ लेंगे फास्ट टू फास्ट ट्रैक पे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हम लोगों का कोर्स भी कंप्लीट होगा, और खूब पढ़िए, मस्त रहिए, मजे से रहिए। ओके, थैंक यू।